गुड मॉर्निंग। It is an state function and extensive property. It is an state function and extensive property. It is an state function and extensive property. लिखिएगा, इट इज एन स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लिख लिया, लाइन चेंज करके लिखो। अकॉर्डिंग थर्मोडायनामिक, H is equal to U plus PV. H is equal to U plus PV. फिर लाइन चेंज कर लिखिए, डिफरेंशियल फॉर्म इज DH इक्वल टू DU प्लस DPV। DH इक्वल टू DU प्लस DPV। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हम इसको PdV लिखेंगे, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इसको हम VdP लिखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं आप हमेशा इसको याद रखो। आपको अगर ये याद रहेगा तो एंथैल्पी के चाहे कोई सी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। मैं दोबारा बोल देता हूं, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हम PV को क्या लिखेंगे, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर को बाहर लिख लो, तो क्या बन जाएगा ये PdV। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो सुनाई देगा क्या बोल रहा है, दोबारा बोल देता हूं, ध्यान से देखो, DPV लिखा हुआ है, यानी प्रेशर या वॉल्यूम में कौन वेरिएबल है। अगर मान लीजिए प्रेशर कांस्टेंट है तो वेरिएबल कौन होगा, V, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा PdV। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा VdP। मुझे लगता है मेरी बात क्लियर है। और अगर दोनों वेरिएबल हैं तो P2V2 माइनस P1V1, मतलब दोनों वेरिएबल कर दो, P2V2 माइनस P1V1। सुनाई देगा, दोबारा बोलता हूं, PdV कब लिखते हैं, तो dV का मतलब क्या हुआ, V2 माइनस V1। VdP कब लिखते हैं, तो DP का मतलब क्या हुआ, P2 माइनस P1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा। और अगर दोनों वेरिएबल हुए तो P2V2 माइनस P1V1। और अगर आइडियल गैस के लिए बात करें तो PV की जगह nRT डाल सकते हैं इसमें। आइडियल गैस क्या होती है, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, नो इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। सुनाई दे गया। तो अब से थर्मोडायनेमिक एक बात और याद रखना, जब भी चैप्टर में कहीं भी आइडियल गैस वर्ड लिखा मिल जाए तो आप हमेशा मोल कांस्टेंट मानेंगे। आइडियल गैस का मतलब मोल कांस्टेंट, नो इंटरेक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, मोल्स कांस्टेंट। मोल फिक्स हो जाएंगे, एक बार आपने कंटेनर में गैस ले ली तो उसके ना मोल्स बढ़ेंगे ना ही मोल्स कम होंगे।
पैर उठा के भी चल सकते हैं। सबको बता के जाना जरूरी है, देखो हम आ गए। लिखें? लिखिएगा। इफ किससे लड़ाई करी है? सब एक से एक डिफरेंट डिफरेंट हो रखे हैं आजकल। इफ both pressure and volume are variable, if both pressure and volume are variable, या both pressure and volume will change, अगर दोनों चेंज होते हैं तो both pressure and volume will change, sorry, both pressure and volume will change, अगर दोनों चेंज होते हैं तो लिख लो, इसको इंटीग्रेट कर दो इस टाइप से, du इक्वल टू, सॉरी, dh इक्वल टू du प्लस dpv, ये आ जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब दोनों चीजें बदलती हैं तो आपको यहाँ पर दोनों का डेटा डालना पड़ता है, P2 V2 माइनस P1 V1। यहाँ 2 का मतलब है फाइनल कंडीशन और 1 का मतलब है इनिशियल। 2 मतलब फाइनल और 1 मतलब इनिशियल। लिखिएगा, इफ वॉल्यूम कांस्टेंट, इफ वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। क्या बनेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट है, सुनाई नहीं दिया? वी डी पी पक्का? तो लिख लो फिर, और होश में लिखना है, आप लोग सब छापते हो केवल। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। लिखिएगा, इफ प्रेशर कांस्टेंट, इफ प्रेशर कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब क्या है? अरे चेंज इन वॉल्यूम तो नाम है, डेल्टा वी मतलब होता है V2 माइनस V1, चेंज इन वॉल्यूम। एक से एक करा करो। गुड मॉर्निंग। हीट एंड हीट कैपेसिटी निकालो जरा, पढ़ाया था मैंने। हीट एंड हीट कैपेसिटी, और जरा नोट्स पलट के देखो। पहले तो डी क्यू इक्वल टू क्या लिखा था सबसे ऊपर? डी क्यू इक्वल टू सी डी टी, यही लिखाया था। एट कांस्टेंट प्रेशर डी क्यू पी इक्वल टू, लिखा हुआ है, दिख रहा है? बहुत से लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर डी क्यू वी इक्वल टू, और सी वी को हम एन सी वी एम लिख सकते हैं, सीपी को एन सी पी एम लिख सकते हैं।
मेरी आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट है, बहुत नहीं पढ़ा करो फिजिकल केमिस्ट्री, लेकिन नोट्स डेली के डेली देखा जरूर करो क्या क्या लिखा है इसमें। पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए, आंखों को ये देखना चाहिए इसमें ये टर्म्स आती हैं, बस इतने में आपको समझ में आ जाएगी सब चीज। तो जहां डी क्यू है वहां पर हम सी डी टी डाल सकते हैं, लेकिन अगर डी क्यू पी होगा तो सी पी डी टी, डी क्यू बी होगा तो सी वी डी टी। मुझे लगता है मेरी बात क्लियर हो गई, पक्का? ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ देख लो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डी यू इक्वल टू, पढ़ाया था, पक्का? चलें अब आगे, लिखो यहां पर, अभी मैंने ऊपर लिखा था इफ प्रेशर कांस्टेंट, उसके ब्रैकेट में लिख लो आइसोबारिक प्रोसेस। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आइसोथर्मल बोलते हैं उसको, आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा तो आइसोबारिक लिख लो। सुबह सुबह होश नहीं रहा ना, मैं भी सही सही बोल गया यार, चाय वाय पिलवा दो यार। कल से यहाँ कोपचे में अपनी किचन बना लेंगे। हाँ क्या लिखा? आइसोबारिक, आइसोबारिक का मतलब तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो ठीक है, फर्स्ट लॉ का यूज करते हैं, लिखो यहाँ पर कंटिन्यू इसी में, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। बात नहीं करना प्लीज, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, बहुत इजी पढ़ने वाले हैं, लेकिन देखने में बहुत गंदी लगने वाली वो चीजें हैं। मैं आपको जो चीज लिखाऊंगा उसे केवल लिखना है, बाद में उसको यूज कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको। बहुत आसान चीज बताने वाला हूँ मैं। देखो आज आपको क्या बताने वाला हूँ, सुन लो। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट। एक रिएक्शन लिखूंगा, दोबारा बोलता हूँ, हीट कैपेसिटी लिखना है तो टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ, ऐसे ही अगर एंथैल्पी पढ़ा रहा हूँ तो टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ। लेकिन इसे लिखने के तरीके में मैं आपको बहुत परेशान कर दूंगा, जबकि ये बहुत आसान सी चीज है। तो आप प्लीज ध्यान देना, क्योंकि टाइम वेस्ट मत करना बातों में, अपनी क्लास वैसे भी बहुत स्लो चलती है। ओके, तो आपने लिखा है फ्रॉम फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक, फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक को क्या है, डी यू इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। लेकिन आपको यहाँ पता है कि मैंने पी कांस्टेंट माना है, यानी आइसोबारिक कंडीशन मानी है, यही बोला है ना। अगर पी कांस्टेंट माना है इसका मतलब मैं यहाँ पर क्यू को डी क्यू पी लिख सकता हूँ, क्यू पी से रिप्रेजेंट किया है। आप लिख सकते थे इसको डी यू इक्वल टू डी क्यू पी माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है ये, इसे हम इक्वेशन 1 में डाल दें, सॉरी इक्वेशन 2 में डाल दें। लिखो जल्दी से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 डी एच इज इक्वल टू, डी यू की जगह क्या लिखेंगे, डी क्यू पी माइनस, सॉरी प्लस, पता नहीं क्या लिखना है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी प्लस पी डीवी। आप ये देखो, नहीं समझ में आया? अब देखो, अब दिखाई दे रहा है, डी एच की जगह डी एच लिखा हुआ है, डी यू की जगह ये वाला फॉर्मूला डाल दिया और प्लस पी डीवी। कोई डाउट? देखो एक चीज बताऊं, ये इंटीग्रेशन साइन इसलिए लगा के रखता हूं क्योंकि आपको पता है उसमें डी का टर्म लगा हुआ है, राइट? तो आप इसे देख के परेशान मत हुआ करो कि ये लगा नहीं है, ये डी यू लिखा हुआ है, इसका मतलब इंटीग्रेट करके ही हम यूज करेंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट लिखना पड़ता है। ओके, अब आप देखो ध्यान से, इसमें हुआ ये कि यहां पर पी डीवी से पी डीवी कैंसिल, एक्सटर्नल बच गया, शायद बच गया। तो हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला, डी एच इक्वल टू डी क्यू पी। कल देखो मैंने आपको पढ़ाया था डी यू इक्वल टू डी क्यू वी, और आज मैंने पढ़ा है डी एच इक्वल टू डी क्यू पी। सुनाई देगा? यानी जब भी कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एब्जॉर्ब और रिलीज होगी तो हम उसे बोलेंगे डेल्टा एच, और जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एब्जॉर्ब या रिलीज होगी उसे बोलेंगे डेल्टा यू।
नहीं सुनाई दिया? डी क्यू पी का मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। डी क्यू पी, पी क्यों लगा इसमें? डी क्यू क्या होता है? हीट। आप हीट बोलो, चेंज नहीं होती हीट। डी क्यू देखो मैं बताता हूँ, क्यू है 10, क्यू है, और 10 को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 इतना टाइम, तो वो 0.1 जो वैल्यू है वो भी तो क्यू है, लेकिन वो छोटा क्यू है, और 10 टोटल क्यू है, तो डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू टोटल करोगे तो 10 आएगा, तो डी क्यू इज अ स्मॉल वैल्यू ऑफ हीट। तो नहीं देगी? आप देखो डी क्यू का इंटीग्रेशन में डेल्टा क्यू नहीं लिखता हूँ, डी क्यू का इंटीग्रेशन केवल क्यू लिखता हूँ, मतलब क्यू टोटल हीट है। गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से बोलता हूँ बात में, इसमें लिखा हुआ है डी क्यू पी, क्यू क्या है? हीट। पी क्यों लगा है उसमें? वो किसके बराबर लिखा है? डी एच। यानी कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है उसे डेल्टा एच बोल सकते हैं। डी एच और डेल्टा एच की बात है। इसी टाइप से कल मैंने डी क्यू सॉरी डी यू इक्वल टू क्यू वी पढ़ाया था, पढ़ाया था, चेक कर सकते हो, आपके पास लिखा हुआ है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू वी। क्यू का मतलब क्या है? हीट। वी क्यों लगा है उसमें? यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होगी उसे हम बोलेंगे डेल्टा यू, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होगी उसे बोलेंगे डेल्टा यू। चलो इतना नोट कर लिया, ठीक है, लिख लेना ब्रैकेट में, यहाँ पर कुछ समझ तो आया नहीं। इन कांस्टेंट प्रेशर पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी, एट कांस्टेंट प्रेशर पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी, इसलिए ये कैंसिल आउट हो गया। ये आप सोचेंगे सर वो पी एक्सटर्नल था, ये पी था, कैसे कर दिया? चले आगे, ओके। अब आप देखो यहाँ लिखा हुआ है डी एच इक्वल टू डी क्यू पी, मैं इसी टर्म को यूज करने वाला हूं। डी एच इक्वल टू हम लिख सकते थे सी पी डी टी, लिखते जाओ, बैठे क्यों? डी एच इक्वल टू सी पी डी टी। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ाने वाला हूं जो आपको समझ नहीं आती है, लेकिन आप खुद से नहीं सोच रहे हैं। मैंने बता दिया ना डी क्यू इक्वल टू सी डी टी होता है, बको यस, तो सी डी टी को हम यहाँ सी पी डी टी लिख सकते थे डी क्यू पी पे, ठीक है। और आप देख सकते हो यहाँ पर डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू सी पी, इफ डी टी टेंस टू जीरो देन सी पी टेंस टू इन्फिनिटी। कल ही पढ़ाया था मैंने, चाहे सीवी हो, चाहे सीपी हो, चाहे सीवीएम हो, चाहे सीपी हो, कोई सा भी, सब टेंस टू इंफिनिटी। सर हमें ये सब चीज याद रखनी पड़ेगी? नहीं रखनी पड़ेगी, आपको एक सिंगल लाइन बोली गई है, हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, सुनाई दे गया? हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंड, अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हीट कैपेसिटी में चेंज, चाहे वो सीवी हो, चाहे वो सीपी हो, चाहे वो सीवीएम हो, चाहे वो सीपीएम हो, चाहे वो सीएम हो, और भी कोई टर्म हो तो वो भी। डी टी टेंस टू जीरो देन सी टेंस टू, इसलिए इंडिविजुअली कुछ भी नहीं रटने की जरूरत, ये तो हमारी आदत पड़ी हुई है जबरदस्ती सुपीरियरिटी दिखाने की, तो हम यहाँ बार बार बहुत सारी चीजों को दिखाते रहते हैं, प्रूफ करते रहते हैं, जबकि उन चीजों की जरूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल स्टेटमेंट कल मैंने बताया था, उससे काम चल जाएगा, और वही क्वेश्चन में आएगा। लिखें आगे, ओके। ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है, इससे वापस लिखता हूं मैं, डी एच इक्वल टू एन सीपीएम डी टी, डी एच इक्वल टू एन सीपीएम डी टी। सीपीएम मैंने किसकी जगह लिखा हुआ है? सीपी की जगह, यानी एन सीपीएम, राइट। सीपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, सीपी सीपीएम इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दोबारा बोलता हूं, सीपी एक्सटेंसिव, ये अमाउंट बदलने के साथ बदलती है, सीपीएम इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोलर हीट कैपेसिटी हो गई वो, मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव होती है, सुनाई दे गया? सीपी की यूनिट होगी जूल पर केल्विन, और सीपीएम की यूनिट होगी जूल पर मोल केल्विन।
एक और बात ध्यान से देखो, Cp इक्वल टू लिखा है NCPM। गुड मॉर्निंग। n की वैल्यू 1 होगी तो Cp की वैल्यू कुछ और आएगी, n की वैल्यू 2 होगी तो Cp की वैल्यू 3 होगी। तो यानी अमाउंट बदलोगे तो Cp बदलेगा ना, यही तो मैंने पढ़ाया था Cp में। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अमाउंट पर, याद तो नहीं है कुछ? पेज पलटो। इतनी बार तो घर में भी पेज ना पलटे होंगे। नहीं नहीं, चेंज कर, देखो देखो जरा, मैंने पढ़ाया था एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पहले तीनों पॉइंट्स पढ़ो ढंग से। एक्सटेंसिव में साफ साफ लिखा था वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड करती हैं। अमाउंट मतलब मोल, मास, इन चीजों पर डिपेंड करती हैं, उनको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ एन बदलने पर सीपी बदलेगा, डेफिनेटली बदलेगा। सुनाई दे गया? और मैंने उसमें नीचे लिखा हुआ है हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। चलें आगे। लिखिएगा। अब ये मुझे मालूम चल गया, सीपी अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता है तो केस 1 लिखो जल्दी से, केस 1। बिल्कुल कल वाला केस पढ़ो जरा, केस 1 केस 2 पढ़ाए थे डीयू में, वही लिखवाने वाला हूं। बस वहां डीयू था, यहाँ पर डीएच है, बिल्कुल सेम बात लिखाने वाला हूं दोनों केस 1 और केस 2 में। केस 2 भी देख लेना इंटीग्रेशन में कैसे लिखते हैं। सीपीएम की जगह क्या डालेंगे केस 2 में? सुनाई नहीं दे रहा? ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, यही लिखेंगे ना केस 2 में। केस 2 में लिखा है आपने ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ये टर्म लिखी जाएगी उसमें। ठीक है, चलो फिर वापस आ जाओ। केस 1, if CPM is temperature independent from T1 to T2, if CPM is temperature independent from T1 to T2, तो लिख लो DH इक्वल टू N CPM DT, और इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा डेल्टा H इक्वल टू N CPM डेल्टा T, डेल्टा H इक्वल टू N CPM डेल्टा T, और डेल्टा T का मतलब क्या होता है यहाँ पर? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, डेल्टा H इक्वल टू N CPM डेल्टा T। बोलता रहा हूं, डी एच इक्वल टू एनसीपीएम डी टी को इंटीग्रेट करो तो हो जाएगा डी एच का इंटीग्रेशन क्या होता है? डेल्टा एच, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? डेल्टा टी। तो डेल्टा एच इक्वल टू एनसीपीएम डेल्टा टी, ब्रैकेट में डेल्टा टी का मतलब होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, या टी टू माइनस टी वन। अब लिखिएगा केस 2, केस 2, if CPM is temperature dependent, if CPM is temperature dependent, अगर CPM टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, इफ CPM इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, अगर CPM टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा तो क्या लिखेंगे? CPM इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। पक्का? ठीक है, इसको फॉर्मूले वैल्यू में डाल दो, डी एच इक्वल टू एन ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर डी टी, और इंटीग्रेट कर दो जो आप जानते हो T1 से लेकर T2 तक। लिखिएगा डेल्टा एच इक्वल टू, मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा पूरा, कल भी लिखा के गया था सेम टर्म। कल कौन कौन नहीं था क्लास में? मेरी क्लास में बहुत सारे नहीं थे, लेकिन आज बोल नहीं रहे। डेल्टा एच इक्वल टू, लिख लो पूरा, वेट क्या कर रहे हो? कल पढ़ाया था मैंने, देख के भी लिख सकते हो, मुझे कोई बुराई नहीं है। एक बार देख के लिख लो, पूरा छापना थोड़ी है, एक बार देख लिया फिर बिना देखे लिखो।
हो गया नोट? चेक करो, आपने लिखा होगा डेल्टा एच इक्वल टू n इन दी ब्रैकेट बको a t2 माइनस t1 पक्का प्लस b अपॉन 2 t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर प्लस c अपॉन 3 t2 क्यूब माइनस t1 क्यूब पक्का। और ये टर्म हो गया, बात खत्म। कितने लोगों ने लिख लिया था अपने आप? तो ये टर्म आपको हमेशा आएंगे, आपको इसी टाइप से मैथमेटिकल टर्म इंटीग्रेट करना आना ही चाहिए। लिख लिया? ठीक है, फिर लाइन चेंज कर लिखो। फॉर आइडियल गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन, फॉर आइडियल गैस, इसी में चल रहा है सब एंथैल्पी में। फॉर आइडियल गैस एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, हाँ जी, इक्वेशन 1 दिख गई? क्या इक्वेशन 1? डी एच इक्वल टू डी यू प्लस डी पीवी, यानी पीवी को हम रिप्लेस कर सकते हैं एनआरटी से पक्का। और आइडियल गैस का मतलब क्या होता है? आइडियल गैस का मतलब मोल कांस्टेंट। थर्मोडायनेमिक ध्यान रखना इस बात को। अगर कंटेनर में आइडियल गैस भर दी गई है और एक्स्ट्रा आइडियल गैस नहीं डाली गई है, कंटेनर लीक नहीं किया है, तो उसके अंदर जो अमाउंट लिया गया वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। एक्चुअली लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आएगी या लैंग्वेज आप ध्यान नहीं रखोगे तो आप फॉर्मूले रटोगे। फॉर्मूले रटने की कोई जरूरत नहीं है एक भी, ये सब फॉर्मूले अपने आप बनते चले जाते हैं। मैंने बोला है आइडियल गैस, आइडियल गैस के केस में आप क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से? देखो डी एच इक्वल टू डी यू प्लस डी एन आर टी। ये डी जो चेंज है वो किसके साथ आएगा, टी के साथ या एन के साथ? पक्का? आपने लिखा है फॉर आइडियल गैस, ये लिखा है ना, एक्सपेंशन और ब्रैकेट लिखो मोल कांस्टेंट। ये मैं केवल आपको इसलिए लिखवा रहा हूं जिससे आपको पता रहे कि मोल क्यों कांस्टेंट माने हैं। लेकिन आइडियल गैस बोलते ही बाय डिफॉल्ट क्या होगा, मोल। तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते थे डी एच इक्वल टू डी यू प्लस एन आर डी टी, इंटीग्रेट कर दो, क्या आ जाएगा? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। लिख लिया? इसे कोई सा इक्वेशन नंबर दे दो, कौन सा नंबर है? 4 पक्का? लिखिएगा। फॉर केमिकल रिएक्शन, क्या केमिकल रिएक्शन में मोल कांस्टेंट रहते हैं? कहते हो फॉर केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, फॉर केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, फॉर केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। लिखा? केमिकल रिएक्शन जब बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट याद रखना टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अगर हम बोलते हैं आइडियल गैस, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट मोल कांस्टेंट है। अगर केमिकल रिएक्शन बोला जाए तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि केमिकल रिएक्शन कराने के लिए आप कंटेनर यूज करोगे डायथर्मिक। किस टाइप का? डायथर्मिक वो होता है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है, तो उसका टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नहीं रहेगा? नहीं रहेगा? और सोच लो। नहीं रहेगा? चलो मैं बता देता हूँ। आपने क्या काम किया, एक कंटेनर पानी लिया, बको यस,
पानी का रूम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। आपने पानी को कंटेनर को गर्म किया, बको यस, गर्म हो गया 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर आपने कंटेनर को रख दिया, 4 घंटे बाद वो 80 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। कितना रहेगा? 30 कैसे हो गया भाई? अभी तो गर्म कर दिया था आपने। हीट कैसे ट्रांसफर हो गई? तो पहले क्या टेम्परेचर कितना था? 30। अब भी कितना है? आइसोथर्मल। गुड मॉर्निंग। लैंग्वेज पे ध्यान दो, स्टेटमेंट बहुत क्लियर है। जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं सबसे ज्यादा, वो आपको समझ नहीं आता है। हीट ट्रांसफर हो रही है, इसीलिए डेल्टा टी जीरो है। हीट ट्रांसफर नहीं होती तो डेल्टा टी जीरो नहीं होता। बड़ा सिंपल टर्म बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए बार बार समझाता हूं। हर बच्चे को कंफ्यूजन है, हर बच्चे को, हर साल मैं इस प्रॉब्लम को फेस करता हूं। और ये प्रॉब्लम भी नहीं है एक्चुअली में। लगता है कि सर हीट आ रही जा रही तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे? अरे हीट आ रही जा रही तभी तो कांस्टेंट है। आप जरा सोचो, एक आइसोलेटेड कंटेनर ले लिया, सॉरी इंसुलेटेड, कैसा? जरा इमेजिन करो, उस इंसुलेटेड कंटेनर में आपने एसिड और बेस मिला दिया। एसिड रूम टेम्परेचर पे बको यस, बेस रूम टेम्परेचर पे। जब आपने दोनों को मिक्स किया, उसमें रिएक्शन होगी तो हीट बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। और आपने कंटेनर को बंद कर दिया, क्या उसकी हीट बाहर आ पाएगी? उसका टेम्परेचर वापस रूम टेम्परेचर हो पाएगा? तो टेम्परेचर चेंज हो गया ना। मैं भी यही कह रहा हूँ। बात क्लियर हो गई? दोबारा बोलता हूं, अगर कंटेनर की वॉल डाइथर्मिक है तो प्रोसेस आइसोथर्मल हो जाएगी। आराम से दिमाग में उठा। और कल फिर बोलूंगा, मैं परसों फिर बोलूंगा, मैं 6-7 लेक्चर तक बोलता रहूंगा ये बात, जब तक आपके दिमाग में फिट नहीं कर देता। क्योंकि मुझे मालूम है ये चीजें फिट होने में टाइम लगता है। एक बार बोल के निकल जाऊंगा, आप भूल जाएंगे इन चीजों को। ये चीजें नहीं तो सीखनी है। जहां हमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, वहां अपने आप क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। दोबारा बोल देता हूं, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल करानी है तो कंटिन्यू वॉल कैसी होनी चाहिए? डाइथर्मिक। डाइथर्मिक का मतलब है हीट ट्रांसफर हो सके। अगर अंदर हीट कम हो रही है तो बाहर से ले लेगा, अगर बाहर ज्यादा, अगर अंदर ज्यादा हो रही है तो वो बाहर ट्रांसफर कर देगा। सीधी सी बात है, वो आइसोथर्मल बना रहेगा। लेकिन अगर आइसोलेटेड कंटेनर ले लिया और उसके अंदर आपने कोई टेम्परेचर चेंज करा लिया, तो वो टेम्परेचर दोबारा से अपने पुराने टेम्परेचर पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूस हीट ट्रांसफर नहीं होगी। चलें आगे। तो जब हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, तो बाय डिफॉल्ट उसमें टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट मानेंगे जब तक कि क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा। तो आपने लिखा टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट। अब आप देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला है इस जगह, इसमें एनआरटी में आपको पता है कांस्टेंट क्या है हमारे पास? टेम्परेचर। कांस्टेंट क्या है? तो फिर वेरिएबल कौन होगा? यानी अभी आपने dt लिखा था यहाँ पर, क्योंकि आइडियल गैस थी। क्योंकि आइडियल गैस में क्या कांस्टेंट होता है? मोल। तो आपने एनआर को कांस्टेंट में रखा। लेकिन अब मैं केमिकल रिएक्शन बोल रहा हूँ, तो केमिकल रिएक्शन में क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर। तो वेरिएबल वेरिएशन किसके साथ होगा? लिखो लाइन चेंज करके। फॉर केमिकल रिएक्शन डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस डी एन आर टी। इंटीग्रेट कर दो इसको, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी क्या होता है? लिख लेना डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। हमेशा याद रखना, गैस के मोल्स ही लिखने हैं, उसमें सॉरी लिक्विड और सॉलिड के मोल्स नहीं काउंट होंगे। मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, सुनाई दिया? रिएक्शन लिखो एक लाइन चेंज करके। इसे मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं, डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी इक्वल टू एन पी ऑफ गैस माइनस एन आर ऑफ गैस। एन पी मतलब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जी मतलब
जी मतलब गैस। पता भी नहीं मैं क्या पूछ रहा हूं। अच्छा लिखिएगा H2O सॉलिड इज कन्वर्ट इनटू H2O गैस। बताओ डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है? सुनाई नहीं दे रहा। H2O सॉलिड कन्वर्ट इनटू H2O गैस। डेल्टा एन जी 1 1 माइनस 0 1। ये क्या है? सॉलिड। ये क्या है? तो गैस के मोल्स देखने हैं। होश में नहीं हो क्या? 0। मैंने कितनी बार बोला यहाँ जी पूछा है गैस लिखा है। केवल गैस के मोल्स देखे जाने हैं। किसके? गैस। सॉलिड लिक्विड की बात नहीं की है मैंने अभी। H2O लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू H2O गैस। बताओ डेल्टा एन जी। लिख लो जल्दी से। H2O गैस माइनस H2O लिक्विड -1 H2O गैस कन्वर्ट इनटू H2O सॉलिड डेल्टा एन जी -1। आपका ये भी आंसर नहीं मिल पा रहा। सोचो आप क्लास में क्या पढ़ रहे हो। मतलब 1 0 -1 भी नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। लिखो मैं बोल देता हूँ। पहली कोई रिएक्शन मैंने बोला था H2O सॉलिड कन्वर्ट इनटू H2O गैस। लिख लिया सबने? देखो डेल्टा एन जी कितना है? सुनाई दे गया? ये लास्ट में है। तीनों बहन जो तीन लोग बैठे हुए हैं सबसे लास्ट में। खड़े हो जाओ जरा। क्या कर रहे हो? तो इस वाले से बोलो ना ये आपकी नोटबुक से क्यों लिख रहा है। ये 3rd नंबर इधर। मुझे सुन के लिखो। बैठो। मैंने बोला H2O सॉलिड कन्वर्ट इनटू H2O गैस डेल्टा एन जी 1। दूसरी रिएक्शन लिखो H2O लिक्विड कन्वर्ट इनटू H2O गैस डेल्टा एन जी 1। दोबारा लिखो H2O गैस कन्वर्ट इनटू H2O सॉलिड डेल्टा एन जी -1 क्योंकि 0 -1 ही आएगा ना। फिर लिखो H2O लिक्विड कन्वर्ट इन सॉरी H2O गैस कन्वर्ट इनटू H2O लिक्विड डेल्टा एन जी -1। फिर लिखो H2O सॉलिड इज कन्वर्ट इनटू H2O लिक्विड 0। बिल्कुल सही बात है। ये जो एक रिएक्शन है वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। H2O सॉलिड कन्वर्ट इनटू H2O लिक्विड। भाई इसमें डेल्टा एन जी आ ही नहीं रहा है तो ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सीधी बात है। मतलब कभी भी जब डेल्टा एन जी निकाल रहे हैं तो गैस के मोल्स के अलावा किसी के मोल्स काउंट नहीं करना है। इसमें इसीलिए हम सबस्क्रिप्ट में जी लिखते हैं हमेशा। याद रहे कि हम गैस के मोल्स की बात कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी आवाज बढ़ाना भाई। हो गया नोट इतना सा? अच्छा चलो मैं एक चीज और पढ़ाता हूँ बोर्ड पे देखो। मैंने अभी आपको पढ़ाया था डी एच इक्वल टू डी यू प्लस आइडियल गैस में डी एच इक्वल टू डी यू प्लस एन आर डी टी। यही था पक्का? आप जानते हैं डी यू को हम क्या लिख सकते हैं? मैं यहां लिख रहा हूं डी एच इक्वल टू बोर्ड पर देखो प्लीज बात नहीं। डी एच का मतलब होता है एन सीपीएम डी टी पढ़ा था। और डी यू का मतलब होता है एन सीवीएम डी टी। कल पढ़ा के जाऊं चाहो तो चेक कर लो पेज पेज मिनट लो। और ये लिखा हुआ है प्लस एन आर डी टी। क्या कॉमन आ जाएगा? सुनाई नहीं दे रहा। एन डी टी आ जाएगा। एन डी टी कॉमन आ जाएगा क्या बचेगा? सीपीएम इक्वल टू सीवीएम प्लस आर। सीपीएम माइनस सीवीएम इक्वल टू आर। याद आया मैंने कुछ बोला था कि वेट करना प्रूव कर दूंगा कि कहां से आता है। देखो रिलेशन बिटवीन सीपीएम एंड सीवीएम प्रूव है केवल ये सीपीएम एंड सीवीएम का। रिलेशन बिटवीन सीपीएम एंड सीवीएम। मैंने आपको उस समय लिखाया था सीपीएम माइनस सीवीएम इक्वल टू आर होता है वो ये था।
और मैंने कहा था एंथैल्पी पढ़ाने के बाद मैं आपको प्रूव कर दूंगा कहां पर ये प्रूव होगा। एक चीज और बता देता हूं इसी में। देखो डीएच की जगह मैंने क्या लिखा था इसका फॉर्मूला। आप देखो एन सीपीएम को मैं सीपी लिख सकता था, तो मैं इसको यहां से बताऊं आपको, इसको लिख सकता था सीपी डी इक्वल टू सीवी डी प्लस एनआर डी। बताओ इससे डी कैंसिल हो जाता, तो सीपी इक्वल टू सीवी प्लस एनआर, यानी कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू एनआर। सीपीएम माइनस सीवीएम इक्वल टू आर, बस सीपी माइनस सीवी इक्वल टू एनआर। ये 1 मोल के लिए डिफाइन है और ये एन मोल के लिए। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर लिखा मिल जाए, इसका मतलब ये सीपीएम और सीवीएम लिखा है, वो ठीक है, उसमें क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिख दिया होगा फॉर 1 मोल, तो यहाँ एम हो सकता है लगाना भूल जाए वो, तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू एन आर, एन मोल्स के लिए होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालो। किरचॉफ लॉ। मैं समझ गया कि आपको सुनाई नहीं दिया मेरी बात। ये ऊपर सबसे पहले लिखा है ना कुछ, वही बोला है। मैंने अभी आपको 2 टॉपिक पढ़ा दिए कि एंथैल्पी और रिलेशन बिटवीन सीपीएम एंड सीवीएम, है ना। अब लिखिए किरचॉफ्स लॉ। लाइन चेंज करके लिखो, वेरिएशन इन डेल्टा आर एच, वेरिएशन इन डेल्टा आर एच एंड डेल्टा आर यू, ऐसे लिखते हैं, मैं बताता हूँ, आपको नहीं पता डेल्टा आर ऐसे लिखते हैं। वेरिएशन इन डेल्टा आर एच एंड डेल्टा आर यू विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये जो आर लिखा हुआ है, ये आर जानते क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन को। किसको? अब मैं आज की और थर्मोडायनेमिक की सबसे इजी चीज पढ़ाने वाला हूं, सबसे इजी। बस आपको अगले 5-7 मिनट तक थोड़ा कष्ट जरूर होगा, क्योंकि इसकी टर्म्स लिखने के तरीके हमने थोड़े से टिपिकल से बना दिए, देखने में अच्छे लिखते, लेकिन उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको केवल लिखना है, सीख तो आप उसके बगैर भी जाओगे। डेल्टा आर एच और डेल्टा आर यू, ये आर लिखने का कोई पर्पज नहीं है, आर कोई टर्म नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है आर की, लेकिन हमें यह बताना होता है एक डेल्टा एच में और डेल्टा आर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्यों है ऐसा? हम रिएक्शन की बात करते हैं, किसकी? रिएक्शन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। तो जो आर लिखते हैं वो रिएक्शन के बारे में बोल रहा होता है। आर का मतलब होता है हम किसी रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, और हमेशा जब रिएक्शन आ जाएगी तो हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। जो भी डेटा दिया होगा हमेशा हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, हम यही पढ़ाने वाले हैं। तो नहीं देखिए बात, तो लिखो लाइन से, डी डेल्टा आर एच इज इक्वल टू डेल्टा आर सीपीएम डी टी। डी डेल्टा आर एच इक्वल टू डेल्टा आर सीपीएम डी टी। इसी टाइप से डी डेल्टा आर यू इक्वल टू डेल्टा आर सीवीएम डी टी। तो क्वेश्चन सर डेल्टा आर सीपीएम या डेल्टा आर सीवीएम क्या होता है? मैं बताता हूं, डेल्टा आर तो मतलब होता है रिएक्शन, बको यस। डेल्टा आर सीवीएम का मतलब है हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्शन
बस इतना ही है। CV लिखा है इसमें मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, CP लिखा होता तो डेल्टा आर CPM क्या होगा? हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। दोबारा बोलता हूं, सब प्रोनाउंसिएट करो स्टेटमेंट को। डेल्टा आर CVM हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्शन, सुनाई दे क्या? हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा आर CPM बोलो। हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। एक बार और बोलो। कौन पूछ रहा है पहले तो ये बताओ। अरे डांट थोड़ी रहा हूं यार, पता तो किसके लिए बता रहा हूं। मैंने 4 बार बुलवा दिया है, 5वीं बार सही। खाली बैठने से नहीं समझ में आएगा बेटा, प्रोनाउंसिएट करने से समझ में आएगा। अगर आप नहीं बोलोगे तो ये टर्म्स कभी नहीं सीख पाएंगे। मैं बोलता हूँ डेल्टा आर का मतलब चेंज इन रिएक्शन, तो रिएक्शन में चेंज ही होता है, तो चेंज वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है। चेंज लिखा हो नहीं लिखा हो तब भी सही है दोनों चीजें। अब CVM का मतलब क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर होता है, मोलर होता है ना, तो ठीक है, वो मोलर भी टर्म रहेगा इसमें। तो अब CVM की टर्म को चलते हैं और डेल्टा आर CVM पढ़ते हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। थोड़ा सा और अमेंडमेंट कर दो, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब समझ में आ गया? मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे डेल्टा आर CPM को क्या बोलेंगे? क्लियर है? पक्का? आप सोच के देखो, मुझे एक ही टर्म को बुलवाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है और आप तब भी नहीं सीख रहे होते। कितना टाइम वेस्ट करते हैं अपन क्लास के अंदर, और फिर उसमें बोलते हैं कि सर ये चीज ऐसे टर्म वैसे टर्म। बात नहीं करना है किसी को। लिखें? लिखिएगा। तो डेल्टा आर CVM या डेल्टा आर CPM, जो भी आपको लिखना है कुछ भी, कैसे लिखेंगे हम लोग? मान लो ये डेल्टा आर CPM इज इक्वल टू टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट। लिख लो जल्दी से। न्यू लिखा है, न्यू। ये डेल्टा आर CPM इक्वल टू समेशन ऑफ न्यू P CPM ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ न्यू R CPM ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा आर CPM इक्वल टू समेशन ऑफ न्यू P CPM ऑफ प्रोडक्ट माइनस न्यू R CPM ऑफ रिएक्टेंट। लिख लिया? वेयर न्यू P एंड न्यू R, वेयर न्यू P stoichiometric coefficient of product, where nu P stoichiometric coefficient of product, nu R stoichiometric coefficient of reactant, nu R stoichiometric coefficient of reactant। नोट हो गया इतना? अब यहां समझना है जो लिखा था, बोर्ड पर देखो। मैंने बस इतना बोला, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ, बोर्ड पर देखना। गुड मॉर्निंग बच्चों। एक रिएक्शन है हमारे पास, कोई भी एक रिएक्शन मान लेते हैं, A प्लस B, रिएक्शन सुनो यहां पर, N2 प्लस H2 कन्वर्ट इनटू NH3। बैलेंस करें इसको? बैलेंस है। इसमें आप ध्यान से देखो, हमारे पास NH3 प्रोडक्ट है, ठीक है, और N2H2 रिएक्टेंट है। होश आ गया? और हमेशा हम प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस करेंगे। किसमें से? बोर्ड से निगाह मत हटाना बस। ये चीजें नहीं पढ़नी आपको, मैं आपको पहले बताता हूँ। ये चीजें केवल लिखने के लिए होती हैं, कि पढ़ना ये होता है। मैं आपको पहले क्लाइमेक्स बता देता हूँ क्योंकि मुझे क्या चीज समझानी है, लेकिन ये चीजें नहीं लिखूंगा तो आपको आगे प्रोसेस नहीं बता पाऊंगा। मुझे समरी एक किसी के लिए कॉमन फॉर्मूला देना पड़ेगा ना, तो ये कॉमन फॉर्मूला है। चलो वापस, जो पढ़ना है वो अब ये पढ़ना है, बोर्ड पर देखना। यहां पर प्रोडक्ट कौन है?
रिएक्टेंट कौन है? टोपी मास्टर बोर्ड पर देखो, घड़ी को बाहर फेंकवा देंगे अभी। क्लास में हार्ट बीट बढ़ी जाती है, हार्ट बीट चेक मत करके क्या क्लास में देख रहे हैं सर मेरी हार्ट रेट क्या चल रही है। ओके, तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यानी डेल्टा सीपीएम निकालना है बको यस। क्लियर है? तो प्रोडक्ट कौन है, उसका कोफिशिएंट कितना है? तो हम लिखेंगे 2 इंटू सीपीएम ऑफ NH3 गैस। ठीक है, कोई डाउट? माइनस, अब रिएक्टेंट कौन कौन है? तो N2 का कोफिशिएंट कितना है? तो 1 इंटू सीपीएम ऑफ N2 गैस माइनस 3 इंटू सीपीएम ऑफ H2 गैस। मुझे लगता है मेरी बात क्लियर हो गई, बस ये लिखना सीखना था। मुझे लगता है ये सबको आ गया होगा, तो लिख लो, यही सिखाया मैंने यहाँ पर, इसलिए ऐसी टर्म से घबराना मत। देखो ये हो गया टोटल प्रोडक्ट रिएक्टेंट और ये हो गया टोटल प्रोडक्ट, इसलिए समीशन का साइन लगाना था। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, केमिस्ट्री में जो टर्म्स नई नई इंट्रोड्यूस हो रही है उन्हें देख के टेंशन नहीं लेना है, वो सारी टर्म्स आसान है, लिख लो जल्दी। समझा तो नहीं? इसी टाइप से हम डेल्टा RH के लिए लिख सकते हैं। अच्छा जल्दी से एक रिएक्शन के लिए और लिख के बता दो आप, ऐसा A प्लस B कन्वर्ट इंटू C प्लस D, A प्लस B कन्वर्ट इंटू D। C मैंने इसलिए लिखा कि CPM में भी C आ जाएगा, और 3-4 लिखेंगे जाएंगे तो समझ नहीं आएंगे, और प्रोडक्ट लिखना है तो E, बस बहुत है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो इसमें, जैसे ऊपर लिखा था हमने, डेल्टा सीपीएम इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा सीपीएम इज इक्वल टू डी सीपीएम ऑफ डी माइनस ई सीपीएम ऑफ ई माइनस ए सीपीएम ऑफ ए प्लस बी सीपीएम ऑफ बी डिवाइडेड बाय, सही लिखना, माइनस प्लस, सही लिखा है मैंने। प्रोडक्ट कौन कौन है? ए और बी, ई और डी, और रिएक्टेंट कौन कौन है? तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया है, ऐसे आपको लिखना है। इसी टाइप से डेल्टा RH देख के नहीं लिखना है, अपने मन से लिखना है। डेल्टा RH, आर का मतलब, आर का मतलब से गुड मॉर्निंग, स्टैंड अप, प्लीज सोया मत करो यार क्लास में, मैंने डांटा क्या अभी तक आपको? तो फिर ढंग से पढ़ लो यार, आप क्यों चाहते हो कि मैं डांटता ही रहूं? डेल्टा आर का मतलब क्या है? रिएक्शन, समझ गया ना? अब मैं यहाँ डेल्टा RH लिख रहा हूं, डेल्टा RH का मतलब चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा RH का मतलब, अब चेंज नहीं लगाओगे और अगर आपने बोल दिया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो भी चेंज ही होगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो इसमें बार बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर चेंज लिखें या ना लिखें। नहीं लिखोगे तब भी सही है, लिखोगे तब भी सही है। बात क्लियर रहती थी? ओके, अब मैं जो बात आपको समझा रहा हूं, चाहे आप रिएक्टेंट लिखो चाहे प्रोडक्ट लिखो, उनके कोएफिशिएंट लिखो, वैसे ही जब मैंने अभी आपको डेल्टा सीपीएम सिखाया है वैसे ही इसमें सिखा रहा हूं। बस एक मैं इसमें एक और चीज इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जो आपको मेनली याद रखनी है। जरा पेज पलटो, स्टैंडर्ड कंडीशन पढ़ाई थी मैंने कहीं पर, स्टैंडर्ड कंडीशन देख लिया? नाउ सिट डाउन, आपके पास 10 सेकंड है पानी वानी पीने के लिए, पी लो जल्दी से। जल्दी। और बोतल को वापस बैग में डाल देना, बोतल गिरनी नहीं चाहिए क्लास में पढ़ाते टाइम।
हो गया नोट? चलो, डेल्टा आर एच इक्वल टू समेशन ऑफ न्यू पी सीपी सॉरी एच एम ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ न्यू आर एच एम ऑफ रिएक्टेंट। जल्दी नोट करो। अब तो समझ में आ गया हो ना क्या लिखा है? एच एम का मतलब होता है मोलर एंथैल्पी, पहले पढ़ाया है मैंने ये बात इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर एच इक्वल टू समीशन ऑफ न्यू पी डेल्टा एफ एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ न्यू आर डेल्टा एफ एच ऑफ रिएक्टेंट। ये दोनों चीजें हमारे पास एट नॉन स्टैंडर्ड स्टेट है। नॉन स्टैंडर्ड स्टेट, अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट में लिखते तो क्या लिखते? डेल्टा आर एच इज इक्वल टू समेशन ऑफ न्यू पी एच एम डिग्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ न्यू आर एच एम डिग्री ऑफ रिएक्टेंट, या डेल्टा आर एच इक्वल टू समेशन ऑफ न्यू पी डेल्टा एफ एच डिग्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ न्यू आर डेल्टा एफ एच डिग्री ऑफ रिएक्टेंट एट स्टैंडर्ड स्टेट। ये जो लोग बात कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं भाई, मैंने आपको प्यार से मना कर दिया है। क्लास के अंदर जब मैं पढ़ा रहा हूं आप आपस में ना कुछ पूछेंगे ना आपस में बात करेंगे, कुछ पूछना है मुझसे पूछ लो। अगर किसी को ये लगता नहीं सर हम बात करेंगे तो फिर वो मुझे बता दे, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा उसको। आप खुद नहीं पढ़ते हैं, आप दूसरे को नहीं पढ़ने देते हैं। एच एम का मतलब क्या होता है? लिखो, वेयर एच एम मोलर एंथैल्पी एट नॉन स्टैंडर्ड स्टेट, एच एम मोलर एंथैल्पी एट नॉन स्टैंडर्ड स्टेट। फिर लिखो एच एम डिग्री मोलर एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड स्टेट। फिर लिखिएगा डेल्टा एफ एच एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट नॉन स्टैंडर्ड स्टेट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट नॉन स्टैंडर्ड स्टेट। आई रिपीट, डेल्टा एफ एच एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट नॉन स्टैंडर्ड स्टेट। लिख लिया? फिर लिखिए डेल्टा एफ एच डिग्री, डेल्टा एफ एच डिग्री एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट। डेल्टा एफ एच डिग्री को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब कंडीशन, गैस होगी तो प्रेशर कितना होगा 1 बार, और सॉल्यूशन होगा तो कंसंट्रेशन कितनी होगी 1 एम, बस इतनी सी बात। इसलिए स्टैंडर्ड स्टेट में ये चीजें अपने आप डिफाइन होती हैं। लिखो लाइन चाहिए नोट, डेल्टा एफ एच डिग्री फॉर एलिमेंट, डेल्टा एफ एच डिग्री फॉर एलिमेंट प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, डेल्टा एफ एच डिग्री फॉर एलिमेंट present in their standard state, present in their standard state is 0। पीरियड टेबल देखिए, गुड मॉर्निंग, एलिमेंट्स हैं उसमें, मैं पूछ लेता हूं हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2, क्या बोला है? ऑक्सीजन का फॉर्मूला
नाइट्रोजन का जब भी आप ऐसे लिखोगे ये स्टैंडर्ड स्टेट कहे जाते हैं। आप जो चीज जानते हो मैं वही पढ़ा रहा हूं, बस मैं पढ़ाता हूं तो आप ये मानने लगते हो सर पता नहीं क्या नया पढ़ा है, हमें नहीं आता। दोबारा पूछ लेता हूं, गुड मॉर्निंग। हाइड्रोजन का फॉर्मूला, ये क्या कर रहा है? पहले क्यों नहीं लिखता, बातें क्यों करता रहता है? तीसरे नंबर पे कह रहा हूं, तुमसे नहीं कह रहा हूं। शुरू से देख रहा हूं मैं तुम्हें पूरी क्लास से। इससे नहीं कह रहा हूं, इससे नहीं कह रहा हूं, उससे कह रहा हूं बीच में। हाँ, जिससे कह रहा होता हूं उसे पता होता है। प्लीज, जब समझाना शुरू करते हैं समझा करो। लिखने के टाइम में मैंने कोई फास्ट नहीं बोला है, बोर्ड पर लिखी हुई चीजों को बहुत टाइम दिया हुआ है, लेकिन आप लोग उस टाइम पीरियड में चीजें लिखते हो, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। चलो समझाता हूँ वापस। हाइड्रोजन का फॉर्मूला, नाइट्रोजन का फॉर्मूला पक्का, ऑक्सीजन का फॉर्मूला, जिंक का फॉर्मूला कंफर्म। जिंक लिक्विड होता है तो ये सॉलिड उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? H2 लिक्विड होता है तो H2 उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। यानी जब आप इनकी स्टैंडर्ड स्टेट में लोगे तो उनके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो। बहुत सारे एग्जांपल हैं, चलो मैं यहाँ एक हिंट करने की कोशिश करता हूँ। डेल्टा एफ एच डिग्री फॉर, बताओ H2 गैस के लिए क्या होगा? जीरो पक्का। O2 गैस के लिए जीरो, N2 गैस के लिए, जिंक सॉलिड के लिए पक्का। मैं सबको कॉमनली जीरो लिख देता हूं अलग अलग लिखने की बजाय। जिंक के लिए जीरो, Br2 लिक्विड के लिए, Br2 लिक्विड होता है ना स्टैंडर्ड स्टेट में। कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इसके लिए भी जीरो। सल्फर रोम्बिक, रोम्बिक समझते हो? रोम्बिक, सल्फर के कई आइसोटोप्स होते हैं उसमें। ऐसे ही फॉस्फोरस वाइट, क्योंकि फॉस्फोरस रेड भी होता है और ब्लैक भी, तो किन के लिए जीरो होता है मैं बता रहा हूं, सुनाई दे गया? इसी टाइप से Hg लिक्विड जीरो, H पॉजिटिव एक्वस इसके लिए भी जीरो। टिन वाइट, टिन सुना है? टिन, टिन वाइट इसके लिए भी जीरो। और H पॉजिटिव एक्वस इसके लिए अज्यूम किया गया लेकिन इसके लिए भी जीरो, और बहुत सारी चीजें सबके लिए जीरो। छाप लो। किन के लिए जीरो नहीं होता है वो भी लिख देता हूं। डेल्टा एफ एच डिग्री फॉर H गैस, O गैस, O3 गैस, N गैस, जिंक लिक्विड, Br2 गैस, या अपनी इस स्टेट के अलावा किसी भी स्टेट में है जीरो नहीं होगा। कार्बन सॉलिड डायमंड, सल्फर अदर देन रोम्बिक, अदर देन रोम्बिक, फॉस्फोरस रेड एंड ब्लैक, Hg गैस, टिन ब्लैक, OH नेगेटिव एक्वस, इन सब के लिए और भी बहुत सारे हैं, सब नहीं लिख सकते। इक्वल इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो।
हो गया नोट? एग्जाम्पल लिखो। अकेली इतनी नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पर, लेकिन सारे लिखे नहीं जा सकते थे। मैंने कोशिश की कुछ एग्जाम्पल जिनके एलोट्रॉप्स होते हैं उनमें मैंने फिक्स बता दिए इनके लिए, बाकी तो कॉमनली आप समझ सकते हो। एक रिएक्शन लिखो, H2 गैस प्लस O2 गैस कन्वर्ट इनटू CO2 गैस। H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स अस CO2 गैस। क्या बनेगा? हाँ तो लिखो H2O लिक्विड या गैस। H2O लिक्विड लिखो, लिक्विड, दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं फिर। अरे मैं बोल रहा हूँ H2O लिक्विड तो H2O लिक्विड, इसमें कोई नई नहीं है। CO2 गलत था, सही बात है। H2 प्लस O2 गिव्स अस H2O, लिख लिया इतना सा। अब बैलेंस कर लेते हैं, क्लियर है? चलो बैलेंस कर लेते हैं। इसके लिए डेल्टा आर एच लिखना है। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो डेल्टा आर एच कैसे लिखते हैं वो मैं बता रहा हूं। डेल्टा आर एच लिखने का तरीका, डेल्टा आर एच इक्वल टू टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट कौन है? तो हम यहां लिखेंगे 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ डेल्टा एफ एच ऑफ H2O लिक्विड माइनस, बकते रहो, 2 इंटू डेल्टा एफ एच ऑफ H2 गैस। मैं हर एक छोटी चीज समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। माइनस डेल्टा एफ एच ऑफ O2 गैस। कोई डाउट? इसमें जीरो किस किस के लिए लिखेंगे? H2 और, सुनाई नहीं दिया, किसके लिए जीरो लिखेंगे? H2 के लिए जीरो लिख सकते हैं वैल्यू, O2 के लिए वैल्यू जीरो लिख सकते हैं। एक विश्वास ना हो तो एग्जाम्पल देख सकते हो, H2 के लिए जीरो लिख सकते हैं, O2 के लिए जीरो लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं। और ध्यान से देख लो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और ध्यान से देख लो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और ध्यान से देख लो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हैं? क्या कह रहे हो? ये कुछ कह रहा है, खड़े हो जाओ। ये डेल्टा एफ एच डिग्री है, नहीं लिख सकते, इसीलिए बार बार पेज दिखा रहा हूं। होश आ गया? गुड, थैंक यू। पढ़ तो रहा है, एक बच्चा तो पढ़ रहा है क्लास में, थोड़ी हिम्मत तो आई, पढ़ा रहा हूं। मैंने साफ साफ लिखा है डेल्टा एफ एच डिग्री के अलावा किसी के लिए जीरो नहीं है। केवल किसके लिए जीरो है? डेल्टा एफ एच डिग्री, इसके अलावा किसी के लिए जीरो नहीं है। तो इनके लिए जीरो नहीं लिख सकते हैं, सुनाई देगा? चलो मैं एक बार और लिखता हूं इसको। डेल्टा आर एच इज इक्वल टू 2 इंटू एच एम ऑफ H2O लिक्विड माइनस 2 इंटू एच एम, मोलर एंथैल्पी भी लिख सकते हैं, H2 गैस माइनस 1 इंटू एच एम ऑफ O2 गैस। गुड मॉर्निंग। इसमें किसके लिए जीरो लिख सकते हैं? किसी के लिए क्यों नहीं लिख सकते? अब क्वेश्चन सर हम कब डेल्टा एफ एच लिखेंगे, कब डेल्टा सॉरी एच एम लिखेंगे, आपको नहीं सोचना है। क्वेश्चन में मोलर एंथैल्पी दी है तो मोलर एंथैल्पी डालना, फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी दी है तो फॉर्मेशन डालना, आपको कुछ नहीं रखना है। हम तो आपको क्वेश्चन सिखा रहे हैं। मैं यही क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू में देता तो कर लेते, वही क्वेश्चन मैं न्यूमेरिकल की जगह सारी यूनिवर्सल क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो। किसके लिए जीरो लिख सकते हैं इसमें? किसी के लिए नहीं। मुझे लगता है मेरी बात क्लियर है, पक्का? देखो आपको किसी ना किसी पाले में खड़ा होना पड़ेगा, या तो लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, गुमसुम नहीं बैठ सकते यहाँ। नहीं, हमें कुछ जवाब नहीं देनी सर, अगर सही होगा तो खड़े हो जाएंगे आपके साथ, नहीं होगा तो शांत रहेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। एक आपको आंसर पहले से फ्रेम करना पड़ेगा, हाँ या ना में। इसी टाइप से डेल्टा आर एच को एक और तरीके से लिख सकते हैं, डिग्री के फॉर्म में, 2 इंटू एच एम डिग्री ऑफ प्रोडक्ट यानी कि H2O लिक्विड बको यस माइनस 2 इंटू एच एम डिग्री ऑफ H2 गैस
माइनस 1 इंटू एच एम डिग्री ऑफ O2 गैस। ये O2 लिखा है, CO2 नहीं लिखा है, मैं ही CO2 पढ़ रहा था उसको। इसमें किस किस के लिए जीरो लिख सकते हैं अब तो लिख सकते हैं ना, अब नहीं लिख सकते भाई, एक बार और देख लो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। H2O2 के लिए अब तो जीरो लिख सकते हैं। ये मना कर रहा है, खड़े जाओ तुम, क्यों नहीं लिख सकते? डेल्टा एफ एच लिख सकते हैं, एच एम नहीं लिख सकते। डिग्री लगने का मतलब ये नहीं कि सबके लिए लिख सकते हैं, केवल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए जीरो लिखते हैं स्टैंडर्ड स्टेट में। बात होश में आ गई? मैंने सारे पॉइंट इसीलिए लिखे हैं कि आपका डाउट बाद में होगा, घूमते रहोगे, कंफर्म नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, एक छोटी सी बात पढ़ाई है, आप उसको नहीं समझ पाए। केवल किसके लिए जीरो लिखना है? डेल्टा एफ एच डिग्री, इसके लिए किसी को जीरो नहीं लिखना है, फिर भी आप हर जगह जीरो चिपकाने में लगे। केवल किसके लिए जीरो लिखना है? बस, और किसी के लिए जीरो लिखना है। और वैसे क्वेश्चन दिया है, चिपकाते जाओ, ठीक है ना? तो यहां पर जीरो नहीं लिख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हो, पढ़ाने का मजा आने लगता है, और जब नहीं पढ़ते हो ना तो बिल्कुल मजा नहीं आता है आपको। यहां पर किसी के लिए जीरो नहीं लिख सकते, केवल डेल्टा एफ एच डिग्री को जीरो लिख सकते हैं, और किसी को जीरो नहीं लिख सकते। डेल्टा आर एच डिग्री इक्वल टू इंटू डेल्टा एफ एच डिग्री ऑफ H2O लिक्विड माइनस 2 इंटू डेल्टा एफ एच डिग्री ऑफ H2 गैस माइनस 1 इंटू डेल्टा एफ एच डिग्री ऑफ O2 गैस। बताओ आप किसके लिए जीरो लिख सकते हैं? क्या आप इसको जीरो लिख सकते हैं? क्या आप इसको जीरो लिख सकते हैं? सोच लो, और बता देता हूं, एक बार और देख लो, लिख सकते हैं? तो ध्यान से देखो, यहाँ 2 लिखा हुआ है, नहीं तब भी लिख सकते हैं। अरे 2 लिखा है, 3 लिखा है, जीरो तो इंटू जीरो हो जाएगा ना। सही बात, ये इसलिए बताना पड़ता है, हो सकता है क्लास के बाहर किसी डाउट से 2 लिखा हो, तो मैंने हर चीज आपकी जो कुछ आप सोच सकते हैं, मैं सारी चीजें बता दी। और अब मैं बहुत फाइनल बात बोल रहा हूँ, डेल्टा एफ एच डिग्री को जीरो लिखते हैं, इसके अलावा किसी को जीरो। मुझे लगता है आप तो समझ में आ गया होगा, कितने लोग समझ में आ गया? लिखो जल्दी से। यानी हमारे पास इक्वेशन फाइनली हो जाएगी, डेल्टा आर एच डिग्री इक्वल टू डेल्टा एफ एच डिग्री ऑफ H2O लिक्विड। ये सीखना था, वो नहीं सीखना था जो मैंने उससे पहले लिखाया, किसके लिए जीरो लिखना होता है, किसके नहीं, ये लिखना सीखना है बस आपको। कभी आपसे वो फॉर्मूले कोई नहीं पूछेगा, समेशन ऑफ न्यू पी डेल्टा एफ एच वगैरह, ये पूछे जाएंगे बस। लिखो नेक्स्ट एग्जांपल, थोड़ा जल्दी, टाइम नहीं हुआ पूरा, जल्दी जल्दी जल्दी। और ये सब टर्म आपको नहीं सोचनी है कि सर हम कैसे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में जो टर्म दिए हैं चुपचाप करते चले जाना, वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आंसर आता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू वो देगा ही नहीं जिसकी जीरो होती है, जब जीरो होती है तो देगा कैसे? सुनाई दे रहा है? और जिसकी वैल्यू दी है वो तो डालनी ही पड़ेगी। आपको कुछ नहीं सोचना, आप मत सोचो, आपसे देखो, क्वेश्चन भी और पेपर बनाने वाले भी जानते हैं कि जो पेपर देने आ रहे हैं उनमें दिमाग नहीं है, इसलिए वो आप पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं आपके सामने। इसलिए आप ये मत सोचो कुछ ट्विस्ट आएगा, अरे अपने आप को देखो, किस लायक हो, कोई ट्विस्ट नहीं देंगे आपको। एक रिएक्शन और लिखो जल्दी से, H पॉजिटिव एक्वस, मुझे केवल ये वाली लाइन चाहिए, सबसे लास्ट वाली, ये वाली लाइन, ये लिखना डेल्टा आर एच डिग्री टर्म, और अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना? लिखो H पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस गिव जस्ट H2O लिक्विड। H पॉजिटिव एक्वस, H पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस गिव जस्ट H2O लिक्विड। जल्दी बताओ,
इसके लिए डेल्टा आर एच डिग्री लिखो, डेल्टा आर एच डिग्री क्या होगा बको? सुनाई नहीं दे रहा? डेल्टा एफ एच डिग्री, ऐसे बोलना सीखो, डेल्टा एफ एच डिग्री ऑफ H2O लिक्विड माइनस डेल्टा एफ एच डिग्री ऑफ H पॉजिटिव एक्वस माइनस डेल्टा एफ एच डिग्री ऑफ OH नेगेटिव एक्वस। पक्का? और इसके लिए वैल्यू 0। हो गया फाइनल? पेज पलट के देखो, मैंने लिखा है H पॉजिटिव एक्वस के लिए 0। बात क्लियर है? ठीक है, तो हमारे पास आ गया डेल्टा आर एच डिग्री इक्वल टू डेल्टा एफ एच डिग्री H2O लिक्विड माइनस डेल्टा एफ एच डिग्री ऑफ OH नेगेटिव एक्वस। अगर वैल्यू दी हुई है, जिसकी वैल्यू दी हुई है उससे सॉल्व कर सकते हैं। लिखो नेक्स्ट। अब तो समझ आए किसको 0 लिखते हैं किसको नहीं लिखते हैं। पक्का ना? ठीक है। लिखिएगा, एक और जल्दी से लिख के देना मुझे। कार्बन सॉलिड, कार्बन सॉलिड, उसके नीचे लिखना ग्रेफाइट प्लस O2 गैस, एरो, आफ्टर एरो NH3 लिखो CO2 गैस, CO2 गैस जल्दी लिखो। इसके लिए लिखो डेल्टा आर एच डिग्री क्या होगा? कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स अस CO2 गैस। डेल्टा आर एच डिग्री इज इक्वल टू, सुनाई नहीं दे रहा, डेल्टा एफ एच डिग्री ऑफ CO2 गैस माइनस, क्या फालतू टाइम वेस्ट करने का है। अब तो समझ में आ गया ना? लिखो नेक्स्ट। अगले 5 मिनट अभी क्लास चलेगी। लिखो N2 गैस, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कुछ। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव जस्ट 2NH3 गैस। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव जस्ट 2NH3 गैस। लिख लिया? इसके लिए लिख लो डेल्टा आर एच डिग्री इक्वल टू -x किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू दी रहेगी, डेल्टा आर एच डिग्री इक्वल टू -x किलो जूल पर मोल। अच्छा चलो, इसको डेल्टा आर एच कैसे लिखेंगे? लिख लो डेल्टा आर एच डिग्री इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एफ एच डिग्री ऑफ, समझ नहीं आ रहा कैसे लिखना था, डेल्टा एफ एच डिग्री ऑफ NH3 गैस माइनस, बको सुनाई नहीं दे रहा, 0 पक्का रहेगा ना 0? बिल्कुल रहेगा। डेल्टा एफ एच डिग्री ऑफ N2 गैस माइनस डेल्टा एफ एच डिग्री ऑफ H2 गैस। आप चाहें तो इसको 0 लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यानी आपके पास आंसर आ गया -x/2 इक्वल टू डेल्टा एफ एच डिग्री ऑफ NH3 गैस। -x/2 कहां से आ गया? x की वैल्यू वो थी, वैल्यू डाली, आंसर आ गया। 2 कहां से आ गया? मालूम चल गया? ये कितने मोल के लिए हो गया? ये 1 मोल के लिए। ये वैल्यू कितने मोल के लिए हो गई? 1 मोल के लिए। अब मैं कुछ समझा रहा हूं, ये क्या लिखा है बस ये पढ़ो। सुनाई नहीं दे रहा? गुड मॉर्निंग। 1 या 2 मिनट की चीज है, ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन आप सुनोगे नहीं तो एक बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ये क्या लिखा हुआ है? किलो जूल पर मोल, यानी कितने मोल के लिए लिखा हुआ है? 1 मोल, किसके 1 मोल के लिए? बस, हमेशा रिएक्शन में लिखी हुई किलो जूल पर मोल 1 मोल का डेटा नहीं होता।
रिएक्शन में लिखा हुआ किलोजूल पर मोल अकॉर्डिंग टू रिटर्न रिएक्शन होता है। मैं बताता हूं यहां x किलोजूल क्या लिखा है पर मोल ऑफ N2, x किलोजूल पर 3 मोल ऑफ H2। कितने मोल H2 है और x किलोजूल पर 2 मोल, जबकि लिखा हमेशा किलोजूल पर मोल ही जाता है। देखो मैं लिखवा रहा हूं हियर x किलोजूल per mole according to return reaction. Here x किलोजूल per mole according return reaction, जो रिएक्शन लिखी है उसके अकॉर्डिंग x किलोजूल per mole according return reaction। स्टेटमेंट लिखो अलग से, वहां नहीं लिखना है x किलोजूल according return reaction। अब वापस बता रहा हूं, लिखो here x किलोजूल per mole of N2, here x किलोजूल पर मोल ऑफ N2, कॉमा पर 3 मोल ऑफ H2, कॉमा पर 2 मोल ऑफ NH3। सुनाई दे गया? जबकि यूनिट में कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है, x किलोजूल पर मोल हम समझ नहीं पाते कि किसके 1 मोल के लिए। तो जो यूनिट लिखी होती है x किलोजूल पर मोल वो अकॉर्डिंग रिटर्न रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन और लिखो जल्दी से, 2N2 गैस प्लस 2N2 गैस प्लस 6H2 गैस, 2N2 गैस प्लस 6H2 गैस gives us 4NH3 गैस, 4NH3 गैस। डेल्टा RH डिग्री इक्वल टू y किलोजूल पर मोल, डेल्टा RH डिग्री इक्वल टू y किलोजूल पर मोल, माइनस लगा लेना, माइनस y किलोजूल पर मोल। अब लाइन चेंज कर लिखो, हियर y किलोजूल पर 2 मोल ऑफ N2। कितने मोल N2 है इसमें 2, H2 कितने मोल है, NH3 कितने मोल है, मैं यही बात लिख रहा हूं y किलोजूल पर 2 मोल ऑफ N2, कॉमा पर 6 मोल ऑफ H2, कॉमा क्या लिखेंगे पर 4 मोल ऑफ NH3। हो गया? एक और रिएक्शन लिखो जल्दी से, हाफ N2, सब गैस हैं, हाफ N2 प्लस 3/2 H2 gives us NH3। I repeat, half N2 plus 3/2 H2 gives us NH3। डेल्टा RH डिग्री इक्वल टू माइनस Z किलोजूल पर मोल, डेल्टा RH डिग्री इक्वल टू माइनस Z किलोजूल पर मोल। लाइन चेंज कर लो, हियर Z किलोजूल पर हाफ मोल ऑफ N2, कॉमा पर 3/2 मोल ऑफ H2, कॉमा पर मोल ऑफ NH3। कुछ बात समझ में आई? ये चीजें सीखनी थी आपको मेन, और आज आपकी क्लास में मेन चीज हुई है किसके लिए जीरो लिखते हैं, ये सीखना है बस आज के लिए इतना ही।